आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। इसके पहले तक हम लोग जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी लॉस थे वो सब कर लिए थे। जो हमारा लास्ट लॉ था एवोगाड्रोस लॉ, वो भी हम लोग ने पूरा का पूरा कर लिया था। अब यहाँ से बारी आती है डेल्टन्स एटॉमिक थियरी के लिए। देखिए, इसको एक सीबीएसई का बच्चा भी देख सकता है और एक महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र बोर्ड में भी 3-4 पॉइंट दे के रखे थे, बट वो पॉइंट्स भी इनफ थे, बट हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम ही आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले देखिए इस बात को समझिए कि थ्योरी मतलब होता है एक स्टेटमेंट मतलब क्या कि देखिए एक इंसान है और उसने खुद कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने रिसर्च के बेसिस पे उसने कुछ स्टेटमेंट दिया। अब देखिए इस बात को याद रखिए कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, मतलब कि ट्रू या तो फॉल्स, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। मतलब टी और एफ, मतलब मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा है वहां पे। मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट देता है। मतलब क्या कि ये अभी यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पॉइंट्स जो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वो नहीं लिखे हैं, अभी थोड़े से पॉइंट बचे उसको मैं लिख दूंगा। बट देखिए ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये पांचों के पांचों पॉइंट सही हो, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये उनका मानना था। जितना वो रिसर्च कर पाए उसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज दी, तो ये जरूरी नहीं कि इसमें जो भी चीज दी है वो सारे सही होंगे। हाँ, बट कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो सही होंगे और कुछ पॉइंट्स मतलब कि गलत भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ये जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी 1808 में, मतलब कि 1808 के टाइम पे इस चीज को दिया गया था। और देखिए ये चीज आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो इस चीज को इतने टाइम पे दिया गया था। और सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा रखा है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सबसे पहले देखिए मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह घेरती हो यूनिवर्स में, आप अपना घर भी बोल सकते हो, बट देखिए आपका घर कहाँ पे आता है, आपका घर अर्थ में आता है और आपका अर्थ सोलर सिस्टम में आता है, आपका सोलर सिस्टम यूनिवर्स में आता है। तो आप ना थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए ना यूनिवर्स बोल देते हो। आप घर भी बोल सकते हो अपने समझने के लिए, पर आपने नोटिस किया हो कि बहुत सारे टीचर लोग भी यूनिवर्स वर्ड का यूज करते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप यहाँ पे बैठे हो इसका मतलब आपने यूनिवर्स में कुछ ना कुछ जगह तो लिया ही हुआ है ना। यूनिवर्स बहुत बड़ा है बट आपने एकदम छोटा सा जगह तो लिया है। और इस समझे कि मार्कर जो है, तो ये क्या हुआ, इसने कुछ ना कुछ जगह घेरा है। और मोस्टली क्या होता है कि जो चीज जगह लेती है ना उसका मास होता ही है। मास क्या होता है, इसके मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, देखिए ये एक मस्त चीज है कि मैटर मास से रिलेटेड है, मैटर मास से रिलेटेड है और मास मैटर से रिलेटेड है। मतलब मास का मतलब भी होता है कि आपके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है और मैटर का मतलब भी होता है कि आपके अंदर मास होना चाहिए। मतलब समझो कितना ज्यादा रिलेटेबल चीज है। तो समझ क्या होगा आपको। और मास को लोग केजी से मेजर करते हैं, मैटर को आप मेजर नहीं करते, आप मैटर होता है, बस ये जान के रखिए। अब मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब सही में एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब आपको बहुत ज्यादा उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा तब जाके दिखेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के एकदम एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप आपको यूज करने पड़ेंगे एक एटम को देखने के लिए कि एटम कैसा होता है। वैसे आपको पता ही होगा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल होते हैं K, L, M, N, इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। पर देखिए ये चीज बाद में बात करेंगे और ये आपको पता भी होगा, चैनल में हम लोगों ने किया करके भी रखा है। और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन नल चार्ज का होता है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स सब माइनस चार्ज है और ये प्रोटॉन। पर देखिए ये तो एक अलग बात हो गया, तो थोड़ा आपको एटम का इन्फॉर्मेशन दे दिया, पर बहुत छोटा होता है ये। मतलब अगर आप इस पेन की बात करोगे तो इसके अंदर भी एटम है, पर मिलियंस और ट्रिलियन, मतलब कि बिलियंस और ट्रिलियंस में इसमें एटम है तब जाके पेन बना है। मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं कि इतना ज्यादा कंबाइन करके आपको एक पेन बना के देते हैं या आपको कोई एलिमेंट बना के देते हैं। और ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। देखिए इंडिविजुअल होने का भी रीजन है इंडिविजुअल होने का। देखिए जब एकदम इतनी सी चीज को आप कितना तोड़ोगे, उसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे। जब जिस चीज को आप हाथ में ही नहीं ले सकते उसको तोड़ोगे कैसे, तो एकदम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। मतलब एटम को फिर आप एटम, अगर आपका किसी समझे कि मेरे पास आयरन है और आयरन का मेरे पास अगर एटम आ गया, मैंने आयरन को बहुत ज्यादा तोड़ा मशीन से, अपने हाथ से जो जिससे भी, और आयरन को मैंने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि मुझे उसके एटम मिलने लगे। अब एटम ज्यादा आप उसको तोड़ ही नहीं पाओगे इंडिविजुअल, उससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं होगा। एटम को आप नहीं ब्रेक कर सकते, ऐसा इनका मानना था। वो डिवाइड नहीं होगा, उसको आप तोड़ नहीं सकते एटम का, ऐसा इनका थ्योरी कहता है। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, इसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसको आप खत्म, एटम को आप खत्म भी नहीं कर सकते। ये सब एटॉमिक थ्योरी कह रही है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कह रही है। ये बात अभी के टाइम पे ट्रू है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, पर ये इनकी एटॉमिक थ्योरी ऐसी कहती है।
क्योंकि अभी हम लोग उस टाइम पे बात कर रहे हैं। और उसका उसका नाम क्या होता है, कॉल्ड एटम। देखिए एटम बनता है ग्रीक शब्द एटोमोस से, और एटोमोस का मतलब होता है अनकटेबल, मतलब कि इंडिविजुअल भी मतलब होता है उसका, तो जिसको आप काट ना सको फर्दर पार्ट्स में और जिसको आप डिवाइड ना कर सको, वही होता है एटम। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। देखिए मैंने क्या कहा कि Na के अंदर Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और जो मास नंबर है 23 है। अब ये एक मैं पर्टिकुलर एटम के लेवल पे बात कर रहा हूँ कि एक एटम के अंदर एक एटॉमिक नंबर का नंबर 11 होगा और मास नंबर 23 होगा। अब समझिए कि मैंने एक Na का पत्थर लेके आया, Na का एक पत्थर लेके आया मैं, और Na का पत्थर के जितने भी एटम होंगे बिलियंस में, बहुत सारे मतलब कि बिलियंस में एटम होंगे, इन सारे मतलब कि इन सारे एटम को निकाल के देखोगे ना तो उसमें उनका एटॉमिक नंबर भी 11 रहेगा और मास नंबर 23 रहेगा। मतलब हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स उतने ही रहेंगे एक एलिमेंट के अंदर। जब खाली एक एलिमेंट, अगर मैंने Fe लेके आया तो उसके एक एटम का जितना प्रोटॉन रहेगा उसके जितने भी अंदर उसके एटम रहेंगे उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन रहेगा। उसका जितना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा एक एटम के अंदर, तो उस अंदर जितने भी सारे एटम रहेंगे उन सबके अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये सब सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि उसका प्रोटॉन का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, ये सब एस्पेक्ट्स में आएगा कि इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो आप समझते होंगे कि एक अगर आयरन है तो उसके अंदर का जितने भी एटम रहेंगे उन सारे एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन रहेंगे जितने की एक में है उसके, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब में उतने ही नंबर से डिस्ट्रीब्यूट हुए रहेंगे, कुछ में भी कुछ भेदभाव नहीं हुआ होगा। आइडेंटिकल मतलब पहचानने का रहेगा, आप उसको पहचान सकते हो, आप उसको बता सकते हो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करके भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले मैं इस चीज को रफ करता हूँ और उसके बाद हम लोग इधर इसको चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समझे कि ये जो मैंने एक ए बनाया ना, ये एक एलिमेंट का एटम है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा एक एलिमेंट है, पर उसका मैंने एक एटम लिया और वो ऐसा दिखता है, ऐसा गोल सा। अब देखिए ए के अंदर जितने भी, समझे कि ये एक एलिमेंट है ए, इसका शेप भी ए जैसा है, इसका जितने भी एटम रहेंगे ना वो सारे ए ऐसे रहेंगे। तो उसके ए जो एलिमेंट है उसके अंदर के एटम तो सेम ही रहेंगे, बट अगर मैं इसको बी से कंपेयर करूंगा तो देखिए बी के अंदर के भी सारे एटम बी के ही रहेंगे, बट अगर जब मैं इन दो कंपेयर करूंगा तो इनका प्रोटॉन का नंबर अलग होगा, इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होगा, इनका न्यूट्रॉन का नंबर अलग होगा। तो इस चीज को यहाँ पे कहा गया है ए के अंदर तो उसके एटम सेम ही रहेंगे, सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे एटम के, बी के अंदर भी उसके एटम सेम रहेंगे और सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, बट जब मैं इनको इन दोनों से कंपेयर करूंगा तब इसका प्रोटॉन का नंबर अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग निकलेगा, हर एक चीज अलग अलग निकलते हुए आपको एटॉमिक साइज अलग होगा, एटॉमिक रेडियस अलग होगा, क्योंकि देखिए वो लास्ट नंबर में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड करता है, तो अगर ज्यादा होंगे तो वो एटॉमिक रेडियस कम होगा, अगर कम होंगे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो ये सब चीज वेरी करती है अगर आप दो एलिमेंट्स को लेकर उसको कंपेयर करते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, अभी भी आपसे कंपेयर करोगे तो ये चीज सही निकल के आती है। तो वही है कि कोई कोई बातें एकदम सही थी और कोई कोई बातें थोड़ी बहुत गलत थी, वो ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाई चीजों को। अब देखिए फोर्थ कंडीशन में क्या लिखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर का पार्ट रफ करके। देखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इजी चीज है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कभी भी देखिए आपने एक बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है Na+Cl वाला, आप लिखते हो Na+Cl, प्लस का साइड होता है माइनस का, और ये दोनों अट्रैक्ट करके प्लस माइनस का साइड आपको NaCl देते हैं ना, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 1 रहता है, इसके लास्ट में, तो इसको एक दे सकता है ये और ये एक ले सकता है, तो ये गिव एंड टेक हो जाता है, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इससे हम लोग का NaCl बन जाता है, जो कि होता है कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं। पर देखिए दोस्तों NaCl तो बन गया, बट क्या इसका मतलब, देखिए अगर आप एक Na का स्टोन लेके आओ, आपने एक Na का पत्थर लेके आओ, ऐसे ऐसे उसका शेप है Na, और आप ना क्या करो कि आप ना Cl का एक पत्थर लेके आ जाओ, Cl का एक पत्थर लेके आ जाओ, इमेजिन करो, एक स्टोरी करो, तो आप खुद इमेजिन करो कि जब मैं इनको ऐसे जोड़ दूंगा, समझे कि ये मेरा Cl का पत्थर है और ये मेरा Na का पत्थर है, मैं इसको जोड़ दूंगा तो आपको लगता है कि इनमें रिएक्शन होगा, तो ये तो गिर जाएंगे। अगर मैं इतने बड़े बड़े पीसेस को लेके आऊंगा, मैंने पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही ला दिया यहाँ पे, मैंने Cl का भी पूरा का पूरा एलिमेंट ला दिया, मैंने Na का भी पूरा का पूरा एलिमेंट ला दिया, और जब मैंने इनको जोड़ा तो क्या हुआ कि ये लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा अमाउंट में था ना। तो क्या होगा कि जब आप इनको ऐसे रखोगे ना तो छोटे लेवल पे रिएक्शन होना शुरू होगा,
मतलब क्या कि यहाँ से जैसे आपने इसको जोड़ा तो इसका छोटा सा एटम इसके साथ रिएक्ट करेगा Na+Cl। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा Na का एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे Na के एटम्स है, Na के एटम्स जहाँ पे उनका जो वैलेंसी रहेगी वो 1 रहेगी, वैलेंसी 1 रहेगी। फिर देखिए लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, तो क्या हुआ कि देखिए एक छोटा देखिए अभी ये Na का एटम है, ये भी पत्थर नहीं रह गया, अभी Na का एटम है प्लस चार्ज के साथ। रुकिए दोस्तों, अभी तो ये न्यूट्रल है, अभी तो न्यूट्रल है, Na+Cl किया आपने और रिएक्शन होने के बाद आप Na+Cl- हो गया, क्योंकि देखिए अब जाके प्लस माइनस का रिएक्शन हुआ। तो अब क्या हुआ, ये एटॉमिक लेवल पे हमेशा रिएक्शन होता है। मैं आपको वही बता चाहता था कि देखिए कभी भी एलिमेंट्स एक साथ के रिएक्ट नहीं करते। आप बड़ा लोहे का टुकड़ा लेके आओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी, आपको Fe का एटम लाना पड़ेगा, एटम सबसे छोटा पार्टिकल लाना पड़ेगा, वो रिएक्ट करेगा। और ऐसे ही छोटा पहले एक एटम रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा एटम करेगा, फिर तीसरा एटम करेगा, फिर चौथा एटम, उसके बाद पूरा का पूरा एलिमेंट उसके साथ कंबाइन होकर ना आपको NaCl कॉमन सॉल्ट बना के दे देगा, समझ में आया? तो ये होता है मेन हम लोग का कंक्लूजन, कभी भी एलिमेंट एक साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका जो एटम होता है वो रिएक्ट करता है। और एटम का सबसे छोटी चीज होती है एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम ही सबसे छोटा चीज होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आता है और रिएक्ट करता है। सो आपको चीज समझ में आई होगी कि केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी चीज रिएक्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में, वो एटम होती है। या आपको फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि कोई वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो लास्ट मतलब कि ये पूरा एटॉमिक थ्योरी नहीं खत्म हुआ है, वो तो मैंने यहाँ पे खाली 5th तक लिखा था ताकि आपको ज्यादा बड़ा ना लगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5th में क्या लेके रखा है, 5th में ये दिया है, 5th को आप पहचानते भी होंगे हल्का हल्का, बताता हूँ कैसे। क्या दिए के रखा है यहाँ पे, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। देखिए ये भी चीज एकदम सही बोली थी उन्होंने, एटम्स ऑफ 2 और ये एल है, हाँ भाई एल है, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब क्या, देखिए या तो देखिए जैसे Na रिएक्शन में यहाँ पे Na+Cl हो रहा था, ऐसे ही देखिए H2O वाले में देखिए क्या होगा कि H2+O गिव्स यू H2O। देखिए हमेशा ऐसे नहीं होता, मतलब कि देखिए 2H2O, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा O2, तो वो पूरा H2O बैलेंस होगा, 2H2+O2 गिव्स यू 2H2O। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे कभी भी ऐसे वाले लगे H2+O गिव्स यू H2O, ये बैलेंस तरीका नहीं होता, एक करेक्ट तरीका ऐसा होता है बैलेंस तरीका दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिएक्ट किया और ऑक्सीजन रिएक्ट किया और हम लोग को वाटर मिल गया। तो एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया, वाटर का कंपाउंड बन गया, यहाँ पे एलिमेंट्स थे। अब देखिए इसका रेशियो क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का एक का एटम होता है 1 यूनिट लिख लो, क्योंकि ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, तो आपने यूनिट लिख लिया। अब देखिए पर यहाँ पे कितने, देखिए H×2 मतलब कि 2U, और उसका इस 2U को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4U आएगा, 4U। अब एक ऑक्सीजन में होता है 16U और 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 32U। सो 4 + 32U का देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये कितना आएगा 1 × 8 × 1:8 का रेशियो आता है। आप कभी भी वाटर बनाओगे ना तो आपको 1:8 का ही रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब समझा, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपके पास अगर हाइड्रोजन है, आपके पास क्या है हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, तो मैं आपको बताता हूँ, समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि 0.5 हाइड्रोजन आपके पास, 0.5 हाइड्रोजन, तो आपका जो वाटर है तो क्या करेगा वाटर, और आपके पास यहाँ पे ना हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन ना खाली ना 4 ग्राम तक आएगा। देखिए 4 ग्राम का आएगा, 4 ग्राम, ठीक है 0.5:4, तभी जाके 1:8 बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अगर आपके पास 0.5 हाइड्रोजन है तो हवा में चाहे कितनी भी ऑक्सीजन हो, पर उसका खाली 4 ग्राम्स ही आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे फिक्स बाय वेट है, बाय वेट, मास भी बोल सकते हो, मोस्टली हम लोग वेट बोल देते हैं पर आप मास भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिट तो यहाँ पे ग्राम की ले लो तो मास ही आएगा यहाँ पे, बाय मास। मतलब देखिए अगर आपने मेरा पहले लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको उन्होंने पहले वीडियो में डिस्कस करके रखा हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 में, और उसका एक सेपरेट वीडियो भी है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखोगे तो मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में समझा के रखा है कि अगर आपको वाटर बनाना है
तो समझिए आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का ही बनेगा। पर आपके पास मैं क्या बोलता हूँ कि आपके पास 0.5 ग्राम का हाइड्रोजन है, तो समझिए कि और ये 8 ग्राम है, तो इसका खाली 4 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और बाकी जो 4 ग्राम है ना वो उड़ जाएंगे, गैस है ना इसलिए उड़ जाएगा। खाली अगर आपने 8 लगा दिया, 8 से रिएक्ट कराया, तो वाटर ही नहीं बनेगा, वाटर ही आपका नहीं बन पाएगा। और आपको खाली वाटर बनाना है, स्पेसिफिक हो आपके, आपको खाली वाटर ही बनाना है, तो आपको खाली 4 ग्राम ही लगेंगे। और अभी मैं आपको कहूँ कि देखिए मेरे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, और आपके पास कितना है 16 ग्राम का आपके पास वो है ऑक्सीजन। तो परफेक्टली लोग कंबाइन होकर आपको ना देखिए, अब देखिए 2:16 करोगे तो आपको 1:8 मिलेगा। तो हमेशा आपको 1:8 का रेशियो चाहिए, तब जाके आप इसको वाटर बना पाओगे, तब यहाँ पे भी वाटर बन जाएगा। समझ में आया? सो आई होप कोई वाली चीज भी समझ में आई होगी। देखिए H2O में वही होता है, क्योंकि देखिए ये 2 ग्राम है, H 2 बार है यहाँ पे, तो 2 ग्राम, क्योंकि एक में 1 ग्राम होता है, और O का सिंगल ही 16 ग्राम होता है। तो H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन का होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, और उसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको 1:8 का रेशियो मिलेगा। मतलब दुनिया में कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए आपका रेशियो जो है ना वो फिक्स है। अगर आप एकदम स्पेसिफिक हो मुझे वाटर बनाना है, तो आपका 1:8 का रेशियो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट के ऊपर, मास के ऊपर आपका इतना रेशियो होना ही चाहिए। बस यही इनका 5th वाला चीज कहता है। अब देखते हैं हम लोग 6th वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है। आई होप कि आपको कोई वाली चीज भी समझ में आई होगी। अगर समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।